जात पात मांग रहे हैं, मिल रहा है। हम जो सरकार से मांग रहे हैं सरकार दे रहा है। मरो खपो लेकिन करो क्या, नौकरी करो जा करके। तो रोजगार नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। राज्य बचाओ, भाषा अपने आप बच जाएगा। हम कहते हैं 10 दिन नवरात्रा के 10 दिन झिझिया प्रोग्राम होना चाहिए गुजरात में, ताकि गुजराती को लगे कि भाई तुम्हारा डांडिया अगर दरभंगा मधुबनी पहुंचा तो उनका झिझिया भी पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह द सोशल स्कोप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो है आदरणीय श्रीमान रोशन चौधरी जी, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र से आते हैं और पेशे से बिजनेस कंसल्टेंट हैं और उन्होंने सामाजिक कार्य में काफ़ी रुचि रखते हैं वो, और उन्होंने मिथिला क्षेत्र के लिए एक संगठन तैयार किया था जिसका नाम है मिथिला स्टूडेंट यूनियन। उसके संस्थापक रहे हैं और संस्थापक हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे सांगठनिक, सामाजिक और अपने जो उनका अभी पेशा है उस पेशे पे। स्वागत है आपका श्रीमान रोशन चौधरी जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और आपके जो भी श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी चर्चा करेंगे हम लोग हर विषय पे। ठीक है, और आपको शुभकामना भी देना चाह रहा हूँ कि आपने पॉडकास्ट नया जी लोग आपको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, आपके वीडियो को पसंद करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे आपके साथ, सबसे पहला सवाल जो हमारा रहेगा कि एक प्रोफेशनल लाइफ में आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं और आप सामाजिक कार्य में, उस बिजनेस कंसल्टेंट रहने के बावजूद भी सामाजिक कार्य में कैसे समय निकालते हैं आप? देखो, सामाजिक कार्य में समय निकालने की जब मैं बातें करता हूँ, मैं तो हमेशा से हर सोशल साइट पे बोलता आया हूँ। जब भी मुझे भाषण देने का मौका हुआ, मैं लोगों को बताया कि देखो, सोशल वर्क जो वास्तव में है ना, वो दिल से आती है। ठीक है, और वो कोई आपका जॉब नहीं है। ठीक है, लोग इस चीज़ को जॉब मानते हैं। जॉब का मतलब क्या हो जाता है कि आप उस चीज़ से फिर अर्न भी करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो मैं इस चीज़ को कभी जॉब नहीं माना। मैंने अपने बिजनेस को अलग समझा और इसको, जो हमारा सोशल वर्क है, उसको अलग समझा। तो आपके पास में बहुत आइडियल टाइम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं आप अगर अपने व्यापार को कितना समय दोगे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद भी 12 घंटे बचते हैं। 6, 7, 8 घंटा आपके पर्सनल व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो सोना हो गया, खाना हो गया, आपके क्रियाकर्म हो गए, उसमें लग जाते हैं। 3-4 घंटे उसके बाद भी आपके बचेंगे। ठीक है, संडे बच जाते हैं, सैटरडे बच जाते हैं। तो आप इस स्पेयर टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल वर्क में। ठीक है, और सोशल वर्क दिल से होता है तो ज़रूरी नहीं है, उसके कई सारे अर्थ होते हैं। तन से होता है, मन से होता है, धन से होता है, विचार से होता है। ठीक है, तो ये कहीं से ये नहीं है कि आपके पास में समय नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। अरे मन में रखो सोशल वर्क, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपका जो आपने एक संगठन बनाया था मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जहाँ तक मुझे पता है उस टाइम पे आप स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और दिल्ली में रह रहे थे। तो ये संगठन बनाने की इच्छा कैसे आपके अंदर आई? आपने बहुत ही इसका बेसिक कारण रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा संजीदगी से सोचेगा तो वो इस चीज़ को समझ पाएगा। मैं जिस क्लास में पढ़ता था, मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, मैं उन टीचर का नाम भी ले सकता हूँ, CA रंजय मिश्रा। मैं अकाउंट्स पढ़ता था उनसे। ठीक है, और वो बिहार से हैं, बिहार से नहीं मतलब मिथिला से, अपने मिथिला से। और वहाँ जो अधिकतर स्टूडेंट थे, छात्र थे, वो भी मिथिला से थे। ठीक है, तो उस टाइम दिमाग में आया कि हम जो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो हमारे जो टीचर थे वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम रेंट पे लेते थे, क्योंकि क्लासेस होते थे, 500,000 स्टूडेंट होता था। तो वो पैसे किसको जा रहा है? यहाँ के ऑडिटोरियम वाले को जा रहा है। टीचर कौन? मिथिला से। स्टूडेंट कौन? लगभग 90% स्टूडेंट मिथिला से था। और पैसे किसको जा रहा है? यहाँ के ऑडिटोरियम को। पैसे किसको जा रहा है? तो यहाँ के जो लेबर हैं उनको जा रहा है। तो इस क्षेत्र में हमने सोचा कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं गलती है, कुछ ना कुछ तो मिसकंसेप्शन हो रहा है, जो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहीं से थोड़ा सा जगह कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं क्या अपने लिए, हमारे यहाँ क्यों नहीं है क्या? जबकि दुनिया के सबसे बड़े 3 रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, लैंड, लेबर, वाटर, तो वो आपके पास में भरपूर है। आप अगर देखोगे तो ज़मीन की कमी नहीं है आपके पास में, पानी की कमी नहीं है, 13 नदियाँ बह रही है आपके यहाँ। ठीक है, लेबर का तो कोई कमी है ही नहीं। आप तो पूरे दिल्ली NCR में हम लोग ये शूट कर रहे हैं, दिल्ली NCR में आप हर दूसरे आदमी, क्या मैं तो बोलता हूँ कि हर 5 में से 4 आदमी आपको मिल जाएगा जो मिथिला से आता है, बिहार से आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहु घूम रहे हैं, पलायन के लिए सिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आ जाता है दिमाग में कि नहीं, करना चाहिए, और यहीं से हमने स्टार्ट किया। उस टाइम कई सारे मित्र थे जो हमारा साथ दिए और स्टार्ट हुआ।
आपके अनुसार मिथिला में युवाओं की जो सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या है? जैसे कुछ आप उसके बारे में आप देखिए, सामाजिक चुनौती मैं नहीं बताऊंगा। उसके पीछे रीज़न है कि हर व्यक्ति को मैं सामाजिक नहीं मानता, ठीक है। हर व्यक्ति को मैं धार्मिक भी नहीं मानता, ठीक है। धर्म और सामाजिक होना और आर्थिक होना तीनों अलग अलग चीज़ है। तो सबसे बड़ा बात आपका प्रश्न यहाँ पे ये होना चाहिए कि आर्थिक चुनौती क्या है, ठीक है। सामाजिक हाँ, उस चुनौती पे तो भी क्या हम ही आएंगे। होगा, क्या ही होगा। लोग कर ही लेते हैं, सरस्वती पूजा कर लेते हैं, दुर्गा पूजा कर लेते हैं, धार्मिक चुनौतियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। किसी के यहाँ भोज होता है तो जा करके बांट देते हैं, ठीक है, तो वो भी पूरा कर लेते हैं। तो ज़रूरी यहाँ पे ये है कि आर्थिक चुनौती क्या है। तो आर्थिक चुनौती है, मैं तो समझता हूँ कि स्किल का कमी है, जिसके कारण क्या होता है, रोज़गार नहीं है। और रोज़गार नहीं मिलना अपने आप में एक सबसे बड़ा आर्थिक चुनौती है। वहीं से फिर सामाजिक चुनौतियाँ भी शुरू हो जाती, धार्मिक चुनौतियाँ भी शुरू हो जाती, क्योंकि अर्थ अगर आपके पास में नहीं है तो आप आजकल के समय में कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है। बिहार गवर्नमेंट जो है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर बिहार सरकार अपने पैसे को इंटरेस्ट देने में इन्वेस्ट करेगी, सिर्फ सैलरी देने में इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है, तो फिर रोज़गार कहाँ से लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है बिहार सरकार का वो 1% से नीचे है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आपके पास में नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। और स्किल का मैंने सबसे पहले जिक्र किया, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन एकदम ख़राब है। और एजुकेशन ठीक जो बच्चे थोड़ा शिक्षित परिवार से आ रहे हैं या फिर उनके माँ पिताजी जो पेरेंट्स हैं उनके वो खर्चा करने पे तुले हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उस केस में वो बच्चे पलायन कर जाते हैं, एजुकेशन दूसरे जगह हासिल करते हैं और फिर दूसरे जगह वो बढ़िया कर लेते हैं। तो मेरा एक ही मतलब है कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन अगर बेहतर हो जाए तो रोज़गार डेवलप होगी बिहार में। तो लगातार जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं अभी अभी हैं वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं उन्हीं को मुख्यमंत्री देख रहा हूँ 2005 से। तो अभी भी क्या कारण रहा है जो विकास बिहार में संभव नहीं हुआ है? जिस तरह से जो आपने कहा कि वहाँ पे रोजगार की समस्या है, इस पे मुख्य कारण क्या होगा? देखो, मुख्य कारण तो मेंटलिटी है, ठीक है। सरकार कोशिश करती है, ठीक है। सरकार की कोशिश के साथ साथ जो वहाँ के पब्लिक है उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए। अब आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप और हम एक ही क्षेत्र से आते हैं, आप क्या देखते हैं वहाँ पे कि एक बच्चा अगर रोज़गार में लगेगा तो माँ बाप क्या बोलता है, समाज क्या बोलता है कि तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, तुम्हारा ई नहीं होगा, ठीक है, भागो यहाँ से। भाई तुम खुद बच्चे को ढकेल रहे हो कि तुम जाओ नौकरी करने के लिए। आज एक बच्चे का नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी, चाहे वो ग्रुप डी में क्यों ना हो, तो उसे पैसे कितने मिलते हैं दहेज में? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ये मेरा हमेशा से रहा है। तो बच्चे जाएंगे कहाँ, माँ बाप कहाँ भेज रहे हैं? उनके दिमाग में सेट है कि नहीं 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 नहीं, नहीं बिजनेस करना ही नहीं है, तुमको तो करना है रोज़गार। जाओ मरो खपो, लेकिन करो क्या? नौकरी करो जा करके। तो रोज़गार नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप मेंटलिटी ठीक कीजिए, पहली चीज़। और जब आप मेंटलिटी ठीक करेंगे, जब आप किसी चीज़ का डिमांड करेंगे, आज मैं इस पॉडकास्ट में आया हूँ चूँकि आपने मुझे बुलाया, तो आप रोज़गार मांगोगे, वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करोगे, तभी तो कोई आएगा आपको कुछ देने के लिए। सरकार पे प्रेशर बनेगी कि नहीं सर मांग ही नहीं रहे, हम मांगेंगे नहीं तो क्यों देगा। सबसे बड़ी बात यही है, हम क्या मांगते हैं? हम जात पात मांग रहे हैं, मिल रहा है। हम जो सरकार से मांग रहे हैं सरकार दे रहा है। और नीतीश कुमार जी की बात है तो देखो, बिहार सिर्फ नीतीश कुमार तक ही सीमित नहीं है। बिहार में जो ट्रेजरी हुई है वो सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। भारत के अन्य अन्य राज्य भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इतने सस्ते लेबर जो बिहार से उठ करके आज दिल्ली आ रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, ठीक है, या अन्य अन्य शहर जा रहा है, वो कहाँ से आएंगे फिर अगर बिहार में रोज़गार हो जाएगा। तो ये सोची समझी साजिश है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं यहाँ डेवलप नहीं करना है। और जो थे भी इंडस्ट्रीज, 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सिर्फ मिथिला में था, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिए गए, तो वो ख़त्म कर देता लोग। बिहार के विकास में क्या सबसे बाधा जो जिसको कहते हैं आप, जो वो प्रशासनिक बाधा रही है? प्रशासनिक बाधा तो रही है भाई, ठीक है, क्योंकि प्रशासन प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अगर आप व्यापार करते हो तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गुंडे मवालियों का तो कमी है नहीं। गुंडे मवाली आएंगे तो वो क्या करेंगे? परेशान करेंगे आपके व्यापार को। परेशान करेंगे तो आप अपने व्यापार को लेकर के वहाँ से भाग जाओगे। कई सारे लोग हैं जो मेरे साथ भी जुटे हुए हैं, ठीक है, उनको भी परेशानी हुई, मुझसे बातें भी की कि देखो इस टाइप की परेशानियाँ हमने सॉल्व भी किया बहुत हद तक। लेकिन अगर बिहार में आप देखो तो प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ भागी है। तो प्रशासनिक तो है, प्रशासनिक तो दिक्कत है। अगर प्रशासन थोड़ा मजबूती दे बिहार के इंडस्ट्रीज़ को तो इंडस्ट्रीज जमेगी वहाँ, ये बातें हैं।
जैसे कि हमने आपके इंटरव्यू में बताया कि आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं संगठन के, और काफ़ी मेहनत किया आपने, और बिहार का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन को माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी संघर्ष किए हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं मिथिला क्षेत्र को बिहार सरकार, जैसे हम लोग सवाल करते हैं बिहार सरकार से, बार बार यही सवाल करते हैं हम लोग कि बिहार को दो भाग में बांटने का प्रयास सरकार ही तो खुद नहीं कर रही है। जो वहाँ पे अगर देखा जाए गंगा के उस पार वाला बिहार और गंगा के इस पार जिस पार में हम लोग आते हैं, नॉर्थ बिहार जिसको कहते हैं, जो मिथिला क्षेत्र होता है, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। अगर हम विकास की बात करें तो गंगा के उस पार वाले बिहार में अच्छा विकास है, लेकिन हमारे यहाँ विकास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार का सोची समझी साजिश तो नहीं है? बिल्कुल सोची समझी साजिश है, ठीक है। क्योंकि किसी भी सरकार को, कोई क्षेत्र का सरकार जब बनता है, जगह का, राज्य का सरकार बनता है, तो वो उस राज्य में जितने भी क्षेत्र आते हैं सबको देखना चाहिए, उनको इक्वली, ठीक है। और इक्वली नहीं देखते हैं ये, क्योंकि इनको लगता है कि अरे गंगा पार क्या ही जाना है, ठीक है। और दूरी भी बहुत है ना, हम तो इसीलिए राज्य का मांग कर रहे हैं। अब हमारे पूर्णिया से मैं सोचता हूँ कभी कभी कि पूर्णिया का कोई व्यक्ति कैसे जाएगा पटना। उसको तो 8 घंटा जाने में लग जाएगा, 8 घंटा आने में लग जाएगा, मतलब राजधानी जाने में 8 घंटा। सोचो ये क्या क्या सोची समझी साजिश है, ठीक है। हम कहते हैं दरभंगा चलो, हार्ट ऑफ मिथिला जिसको हम कहते हैं, वहीं से अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसको कितना टाइम, 4 से 5 घंटा लगता है। अगर गांधी सेतु का वो जाम मिल जाए तो समझो पूरे दिन तुम्हारे बर्बाद हो गए, ठीक है। तो सरकार को तो टाइम ही नहीं मिलता। सरकार सोचता कौन ट्रैवल करेगा भाई, 8 घंटा छोड़ो, उधर मरने दो उनको, ठीक है। और हमारी संस्कृति उनसे अलग है, हमारी सामाजिकता अलग है, हमारी समस्याएं अलग है। उनके यहाँ सुखाड़ होता है, हमारे यहाँ बाढ़ आता है, ठीक है। हमारी भाषा अलग है, हमारी भाषा, अब देखिए सरकार कितना दोहरा नीति करती है। जिस भाषा को आपको अष्टम अनुसूची में योगदान मिल गया, जगह मिल गया, ठीक है, उस भाषा को सरकार ने अभी तक प्राथमिक शिक्षा नहीं दिया उस भाषा में। क्यों? क्योंकि वहाँ का व्यक्ति, क्योंकि पता है कि मिथिला का धरती तो भाई ज्ञान का धरती है, ठीक है। यहाँ का व्यक्ति तो अगर तुम कितना भी दबाओगे, ठीक है, वो कहावत है कि हम लोग डाबकुश है, तुम दबाओ जितना हम निकल जाएंगे, ठीक है। ईंटा फाड़ के निकलेंगे, पत्थर फाड़ के निकलेंगे, तो निकल रहे हैं। तो इन्हें पता है कि अगर इनको सहूलियत दे दिया जाए, उस डाबकुश को अगर वास्तव में पानी बरसाया जाए तो उसका फिर क्या स्थिति होगा, ठीक है। तो ये जानबूझ के काट छांट रहे हैं, ईंटा पत्थर बरसा रहे हैं, नहीं भैया इसको कुछ मत दो, ठीक है, इन लोगों को कुछ मत दो, इन लोगों को ऐसे ही रखेंगे। और बात है हमारे यहाँ से कोई नेता ही नहीं है ऐसा। नेता कोई दमदार होगा तभी तो आवाज़ उठा। तो वहाँ के सांसद विधायक जो अपने आप को बहुत बड़े मठाधीश कहते हैं, कई बार हमने भी सवाल किया है सांसद से, तो वहाँ के समाज का या वहाँ के युवाओं का तो कमी नहीं है कि वो जो सवाल करना चाहिए, जिस हिसाब से मुखर होके करना चाहिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी रही है? एकदम जातिवाद की राजनीति है, ठीक है। जातियों और जो, अब तो मैं बोलता हूँ कि जातिवाद की भी राजनीति अब पार्टी की राजनीति होती है। एक पार्टी किसी को टिकट देगा, लोग पार्टी को वोट करते हैं, लोग को जाति से भी अब मतलब नहीं रहा, पार्टी को वोट करते हैं, ठीक है। तो पार्टी अब किसी को भी वोट देते, ठीक है, चाहे उसको समझ भी ना आए कि विकास क्या होता है, ठीक है। और पार्टियाँ, आजकल की पार्टियाँ ये चाहती है कि भाई एक सुप्रीमो हो और उसी सुप्रीमो के नीचे प्यादे हो, जो प्यादा अपना आवाज़ ना उठाए, ठीक है। तो जब तुम एक नॉर्मल आदमी को रखोगे, बना दोगे उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोग भी समझने लगता है, वहाँ का बच्चा भी समझने लगता है कि भैया क्या ही करना है, ये क्या ही करेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, अपना वॉइस क्यों ख़राब करे, अपना आवाज़ क्यों ख़राब करे। और जब आप आवाज़ उठाते हैं तो काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक। अभी तक संगठन के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के लिए क्या क्या उपलब्धि रही है? देखो संगठन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट की लड़ाई हम उस टाइम से स्टार्ट किए थे जब मिथिला स्टूडेंट यूनियन बनी थी, ठीक है। और उस टाइम शायद ही कोई चर्चा में भी नहीं था, सोच भी नहीं रहा होगा कि दरभंगा में कभी एयरपोर्ट होगा, ठीक है। और जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें कीर्ति झा आज़ाद अभी तो कांग्रेस में चले गए, उस टाइम बीजेपी में थे, तो उनने भी इस चीज़ को, थोड़ा योगदान उनका भी है, उन्होंने बोला, ठीक है। और मैं अगर तात्कालीन योगदान की बातें मैं करूं तो संजय झा जी का योगदान है इसमें, क्योंकि वो सरकार में रहे हैं। लेकिन जो बातें उठाई गई वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा उठाई गई। मार किसने खाया? मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने खाया। जेल कौन गया? मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने गया, ठीक है। दुनिया भर की जो हमने हस्ताक्षर अभियान कराया, मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया। लोगों में एक
आस जगाया, वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन जगाया। एयरपोर्ट नहीं तो वोट नहीं का कैंपेन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसकी वेबसाइट भी है अभी तक बनी हुई, ठीक है। तो ये योगदान मिथिला स्टूडेंट यूनियन का रहा है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी होने जा रहा है कि एम्स बन जाएगा। एम्स भी हमने स्टार्ट किया था जब अरुण जेटली जी ने बोला था फाइनेंस बिल में कि भाई हम एक एम्स देंगे बिहार को, दूसरा एम्स। तो उसी टाइम से हमने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था कि ये एम्स बिहार में आना चाहिए, ठीक है, मिथिला क्षेत्र में आना चाहिए। और वो एम्स अब दरभंगा में बन रहा है, तो ये भी खुशी की बात है। तीसरा मैं बताऊंगा तारामंडल, ये आपकी मांग है, ये मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। 2015 की जो अपने पास में 2015 की पोस्ट आप मेरा निकाल लेना, नहीं हो तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। फेसबुक पे पोस्ट है, पब्लिक है। 2015 में तारामंडल के लिए कोई बोल भी नहीं रहा था, आईटी पार्क के लिए कोई बोल नहीं रहा था, ठीक है। तो वो सब हमारी मांग है। और स्मार्ट सिटी तो सरकार एक भी नहीं बनाई, अगर बनाएगी तो वो भी मांग हमारा पूरा होगा। तो जो 6, 7, 8 मांग थे, बड़े मांग, ठीक है, उसमें चीनी मिल नहीं खुल पाई, सरकार ने ऑक्शन किया इसके लिए, ऐसा नहीं कि सरकार ने ऑक्शन नहीं किया। लेकिन जो कंपनियाँ आई वो कंपनियाँ नहीं ले पाई, ख़त्म हो गई, ठीक है, उसके अपने रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आपके अनुसार, जैसे आपने बताया कि संगठन की उपलब्धि ये रही है, तो युवा अगर चाह ले तो समाज में बदलाव हो सकता है और क्षेत्र का बदलाव हो सकता है। तो अभी आपने जैसे कहा कि आप मिथिला राज्य की मांग करते हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? अगर बिहार को 2 भागों में बांट दिया जाए, ये सरकार की तो सोची समझी साजिश है। जो बिहार में 2 तरह की सरकारें चलती है, मतलब दो पार्ट में सरकार चलती है, एक जो उत्तर बिहार और एक जो मगध वाला भोजपुर वाला बिहार है। तो सरकार की दोहरी नीति तो है, वो तो हम भी देख रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि बिहार को 2 भागों में बांट दिया जाए? और मिथिला अलग होने, मतलब मिथिला राज्य अलग होने से यहाँ पे क्या बदल सकता है वहाँ पे? देखो, बिहार तो कोई राष्ट्र तो है नहीं कि इसको 2 भाग में बांटा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा आप पे, ठीक है, आप राष्ट्रद्रोही हो। बिहार तो राज्य है और राज्य बंटते हैं। बिहार का खुद अस्तित्व नहीं था। बिहार का अस्तित्व कहाँ से आया? बंगाल से आया, है ना। उड़ीसा का खुद अस्तित्व नहीं था, कहाँ से आया? हम लोगों से आया, ठीक है। झारखंड का अस्तित्व नहीं था, कहाँ से आया? बिहार से आया। तो मिथिला का भी अस्तित्व आएगा, कहाँ से आएगा? बिहार से। बिहार से भी नहीं आएगा। मिथिला का अस्तित्व तो राम के जमाना से है। बिहार का अस्तित्व बता दो। आज बिहार दिवस भी, हाँ, आज ये शूट कर रहे हैं बिहार दिवस। 114वां या 115वां बिहार दिवस है। 115 साल से पहले बिहार नहीं था, लेकिन क्या मिथिला था? जी हाँ। राम का शादी कहाँ हुआ था? तो ये तो हमारा पूर्ण अधिकार है, ठीक है। इस अधिकार को तो कहीं छोड़ने की बात ही नहीं है कुछ। और मैं जैसे कि पहले ही आपके सवालों में जवाब दे दिया था कि हमारी समस्याएं अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। तो भाषा के आधार पे भी अगर राज्य आप बांटोगे तो भी मेरी राज्य है, ठीक है। संस्कृति के आधार पे भी अगर राज्य बांटोगे तो भी हमारी राज्य है। और तुम समस्या के आधार पे राज्य बांटोगे तो भी हमारी राज्य है। तो राज्य तो भाई चाहिए ही चाहिए, वो तो गोल है, ठीक है। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमें भारत गणतंत्र में नहीं रहना, भारत गणतंत्र में ही रहना है, लेकिन अलग पहचान चाहिए। लेकिन अलग पहचान चाहिए, जिस पहचान को बिहार सरकार ने धूमिल करने की कोशिश की है, उस धूमिलता को खत्म करना है। और हमें मिथिला राज्य चाहिए एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए वो हम लेके रहेंगे। मिथिला राज्य की बात करते हैं आप। संगठन और समाज, जो मैथिल समाज है, वो आज से नहीं, संघर्ष काफ़ी पुराना संघर्ष रहा है मिथिला राज्य का। और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि अभी मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड के लिए भी हम लोग संघर्ष किए। तो मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड पहले चाहिए या पहले राज्य चाहिए? देखो, कोई भी राज्य बनने से पहले डेवलपमेंट बोर्ड बनता है, ठीक है। तो ये कोई 2 अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये समझने की बातें हैं। अब कुछ हम अपने यूनियन के ही कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। 2 अलग अलग विंग बने हुए हैं, ठीक है, जो एक राज्य के लिए काम कर रहे हैं, एक मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। कि कुछ तो दो, सरकार इनिशिएट तो करे, सरकार सोचे तो उस क्षेत्र के बारे में जिसको उन्होंने मरने गलने पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये 2 मांगे, ये दोनों मांग इंटरकनेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कोई कि ये एक बिल्कुल अलग मांग है और दूसरा अलग मांग है, ये बिल्कुल कनेक्टेड मांग है। और कोई भी, जैसे झारखंड डेवलपमेंट बोर्ड बना, ठीक है, तो उसके बाद झारखंड स्टेट बना, तो ऐसे मिथिला विकास बोर्ड बनेगा। उसके बाद सरकार पहले कोशिश करती है कि राज्य बांटने से पहले मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ इनका एक डेवलपमेंट बोर्ड बना करके, कि नहीं, वहाँ उस डेवलपमेंट बोर्ड के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि भाई इस क्षेत्र को कैसे तुम डेवलप करोगे, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से उनको फंड दिया जाएगा, उस हिसाब से वहाँ की रणनीतियाँ बनेगी, वहाँ की जो तरीका है काम करने की, वहाँ उस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य कोई अलग अलग चीज़ है ही नहीं, वो दोनों एक ही, दोनों सिमिलर हैं। तो अभी वर्तमान में व्यक्ति को आप
आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि मुखर होकर किस चीज़ के लिए पहले आवाज़ उठाया जाए? देखो, मुखर होकर के तो राज्य मांगो आप, ठीक है। राज्य मांगोगे तो डेवलपमेंट बोर्ड खुद बनाएंगे, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब कहावत है बहुत बढ़िया कि आप अगर कुछ मांगोगे तभी तो कुछ ना कुछ सामने वाला देगा, है ना। कुछ मांगोगे नहीं, आप कितना सैलरी मांगते हो, कहीं जाते हो नौकरी करने के लिए, सर जी मेरा ना 1 लाख रुपए का सैलरी होना चाहिए, अरे 1 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, चलो तुम 60,000 में कर लो, 70,000 में कर लो, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आपके अनुसार बिहार और मिथिला अलग हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मिथिला अभी भी पिछड़ा हुआ है और राज्य अलग हो जाएगा, तब कैसे विकास हो जाएगा यहाँ पे? विकास होगा, आपकी अपनी समस्या होगी, अपनी समस्या के लिए लड़ेंगे, ठीक है। आप बाढ़ की समस्या के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही, आप बाढ़ की समस्या के लिए लड़ेंगे। बहुत ऐसे छोटे मिथिला से छोटे छोटे कंट्री है जिन्होंने बाढ़ से राहत पाली, ठीक है। तो हम बाढ़ से राहत क्यों नहीं पाएंगे? हमारे अपने चीज़ें हैं, हम बाढ़ से राहत पाएंगे। जो 6 महीना 4 महीना तुम अपने धरती को पानी में डुबा करके रखते हो कि भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। सरकार ने अभी शुरुआत की, देखो क्या हाल हुआ, फिर उनको लेना पड़ा वापसी, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा सर, और विकास होगा। समस्या तुम्हारा होगा तब तो आप विकास करोगे। अभी तो समस्या ही आपका नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मेरी समस्या क्या है, समझ रहे हो। जब आपको एक घर मिलेगा तब तो उस घर की समस्या देखोगे कि भाई इस घर में कर्टेन नहीं है, या फिर शूज रैक नहीं है, या फिर किचन के आइटम्स नहीं है, तो आप परचेस करके लाओगे, है ना। उस हिसाब से अपने बजट को एलोकेट करोगे। अभी तो आपको छोड़ दिया, ठीक है, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास में, अरे तुम क्या ही करोगे, तुम्हारे पास में अनाज नहीं। आज देखो मिथिला मखाना डंका बजा रही है पूरे एरिया में, ठीक। भैया दो तो, तुम दो तो, तब तो हम दिखाएंगे कि क्या है हमारे पास में, क्या हम करेंगे। तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, सुखाड़ से मर जाओगे तुम। हमारे पास में क्या नहीं है, और हमारे पास में अगर नहीं कुछ है तो तुम दे दो, दिक्कत क्या है तुमको, हमारी अधिकार है, दे दो, ठीक है। तो डेवलप होगा, ऐसा मतलब राज्य अलग होने से मिथिला का विकास संभव है? एकदम संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन जो बिहार से पलायन है, पलायन तो बिहार से लोग करते हैं और मिथिला से भी करते हैं, और जो मैथिल लोग पलायन करते हैं और बिहार से लोग करते हैं, लेकिन दोनों ही लोगों को, जो आम जनमानस है, उनको कहीं ना कहीं बिहारी शब्द से किसी भी महानगर में जाकर के आपत्तिजनक उस पर टिप्पणी किया जाता है। तो मैथिल और बिहारी ये दोनों अलग अलग एक आपके यहाँ पहचान है, तो इसको कैसे लोग अपने आप को इस चीज़ से अलग कर सके किसी महानगर में जाकर के? देखिए, अलग हो रहा है, ठीक है। पहले आज 10 साल पहले अगर आप जाओगे तो हम लोग भी बोलते थे कि हम बिहारी हैं, ठीक है। अब मुझे लोग पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ मैं मिथिला से हूँ। मिथिला कहाँ? मतलब जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, लोग को ये बोलना ही नहीं है कि मिथिला कहाँ, तो बिहार में। नहीं जी, क्यों बोलेंगे ये चीज़? मिथिला कहाँ? जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ। अब बताओ कि कौन है यहाँ पे, खास करके अगर सनातन के मानने वाले हैं तो वो नहीं जानते होंगे कि मिथिला में माँ सीता का जन्म कहाँ हुआ था। उन्हें पता है कि ये कहाँ से आते हैं, समझ रहे हैं, वो समझ जाएंगे, वो कोरिलेट कर लेंगे आपको, ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये बिहारी नहीं है, मैथिल है, ठीक है। और बिहारी गाली होना, ठीक है, तो गाली तो सरकार ने दिलवाया है। अगर किसी क्षेत्र को एकदम गरीब बना करके रखोगे, ठीक है, वहाँ का लोग जाएगा, वो कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाएगा। एक जगह टाइकोट बनाए हुए बैठे हुए लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ तुम उनका रिक्शा पोलिंग कर रहे हो, वो तुमको गाली देंगे। ये गरीबों को गाली दिया जाता है हमारे समाज में, ठीक है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। तो तुम गरीब हो, बिहार गरीब है तो गाली खा रहा है। जिस दिन बिहार सबल हो रहा और इतने IAS है, दो किसी को गाली, तब समझ में आ जाएगा। तुम गाली किसको देते हो? रिक्शा वाले को, जो तुम्हारा काम करता है, पोलिंग करता है, ठीक है। या तो जो तुम्हारा लेबर का काम करता है, तुम उसको गाली देते हो। तुम कभी हिम्मत है तो गाली दे करके दिखाओ एक किसी IAS को। हाँ, तुम्हारे आज PMO में इतने बिहारी बैठे हुए हैं, कभी दे करके देखो गाली, ठीक है। तो ये तो भाई तुम्हारी मानसिकता है, तुम गरीब को गाली देते आ रहे हो, दो, ठीक है, ये तो तुम्हारा अब बार बार कहीं ना कहीं बिहारी को मतलब अपमान सहना पड़ता है। अभी रिसेंटली 2 दिन के पहले की घटना है, मैंने देखा है कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बिहारी छात्रों को, वहाँ पे लोग आते हैं, मारपीट करते हैं। तो इस तरह से तो बार बार होता है अपमान। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ही साजिश है, जो सरकार नहीं चाहती है। तो इसमें कहीं केंद्र का और राज्य का दोनों का समन्वय की समस्या तो नहीं है? बिल्कुल समन्वय, मैंने तो बोला ही आपको, केंद्र चाहती है कि वहाँ की लेबर आते रहे, दूसरे राज्य को बढ़ाते रहे, ठीक है। केंद्र अगर चाह लेगी कि नहीं वहाँ की लेबर नहीं आएगी, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमारा लेबर हमारा रहेगा तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगी, ठीक है। सरकार को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार अगर सोचे, देखो केंद्र सरकार के पास में फंड है बहुत ज़्यादा,
बहुत ही ज़्यादा। वो किसी भी राज्य को चाहे तो 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। हम कहते हैं 29 राज्य है, 30-32 राज्य है, ठीक है? जहाँ पे प्रॉपर काम हो रही है, ठीक? अगर इन राज्यों पे सरकार का ध्यान हो जाए, ठीक है? जो गरीब राज्य के अगर दर्जे पे लो तो 4 राज्य आते हैं, ठीक है? जिसमें बिहार, राजस्थान और तो मध्य प्रदेश वगैरह भी ऐड है, ठीक है? तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। केंद्र सरकार अगर ध्यान दे दे बिहार पे तो इंडस्ट्री लगना कौन सी बड़ी बात है। 1 साल के फंड से सरकार इतना बड़ा इंडस्ट्री लगा देगा कि वापसी लोग आएंगे, मतलब दूसरे जगह के लोग आएंगे कहाँ, बिहार में काम करने के लिए, ठीक है? तो केंद्र सरकार का पूरा योगदान है इसमें, ठीक है? केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट जो चुनाव हुआ था बिहार का, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं किसी रैली में और वहाँ पे मतलब एक मंच से ऐसे घोषणा करते हैं जैसे लगता है कि रातों रात बिहार बदल जाएगा, लेकिन फिर भी बिहार का स्थिति वही है जहाँ का तहाँ है। अगर विकास की बात हम करें तो अपने क्षेत्र की अगर हम बात ले लें, पहले हम घर से ही बात करते हैं, घर की बात करेंगे तो विकास के नाम पे हुआ क्या है, बिजली और सड़क, दो चीज़ें जो दिखता है। तो फिर जो वो केंद्र जो माननीय प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या वो बार बार वोट बैंक, आम जन को वोट बैंक के लिए लुभाने का जिसको कहते हैं आप, वही प्रयास है? तो आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, ये जो आने वाला चुनाव है, इसमें जनता को क्या सोचना चाहिए और खास करके बिहार के लोगों को क्या सोचना चाहिए और अपने मिथिला क्षेत्र के लोगों को क्या सोचना चाहिए, किस आधार पे वोट करना चाहिए लोगों को? देखो, चुनावी घोषणा सभी पार्टियां करती है, ठीक है? चुनावी घोषणा पे आकर के अगर आप वोट करते हो तो इससे वर्ग का बेवकूफ़ी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो एक ही बात समझता हूँ, चुनावी घोषणा क्या है यार? वो जस्ट लाइक वो अपने यहाँ जो पुआल होता, नार होता, उसका आग है, वो 1 मिनट जलेगा बंद हो जाएगा। वो कोई चेहरा थोड़ी है भाई, लकड़ी का आग जो जलता रहेगा, ठीक है? लकड़ी का जो आग होता है वो तो बाद में जलता है भाई, वो बहुत देर तक जलता रहेगा, ठीक है? तो वो चुनावी घोषणा पे तो दिमाग ही मत देना चाहिए किसी को भी। दूसरी बात, आपने बोला कि बिहार में सड़कें बन गई। सड़कें बनने से क्या होता है? गाड़ी है, चलाने के लिए गाड़ी भी चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी है, कितने घर में लोगों के पास में फ्रिज है, कितने लोगों के पास में एसी है, ये मुझे बताओ। कंजप्शन भी होना चाहिए ना, बनना कोई बड़ा बात नहीं। तो लैंड भी है तुम्हारे पास में, तो कितने कंस्ट्रक्शन तुमने कर लिए बड़े बड़े, ये बताओ, है ना? सबसे बड़ी बात है कि पैसा होना चाहिए, और वो पैसा ज़मीन बेच के नहीं आए। लोग बहुत झारे झा बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बनने वालों का कमी है, बहुत झारे झा बनते हैं ज़मीन बेच कर। अरे पैसा का कमी भैया, ऐसे थोड़े होता है जी। पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए रोजगार करना पड़ेगा अपना, ठीक है? और तब देखो कि कौन सी पार्टी तुम्हें सेल्फ रोजगार करने में मदद करेगी। मैं तो बोलता हूं कि नौकरी देने वाले को भी वोट मत दो, क्योंकि वो भी एक छलावा है। आजकल के नौकरों को क्या मिलता है, सरकारी नौकरों को, ये मुझे बताओ। पहले वाली बात है, अब सरकारी नौकरों को सिर्फ मिलता है दहेज, ठीक है? दहेज के लिए कुछ लोग पागल हैं, ठीक है? और बहुत बढ़िया तुलसीदास जी लिख करके गए हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा, ठीक है? तो मैं तो बोलता हूँ कि दैव दैव सरकारी नौकरी करने वाला पुकारे, ठीक है? भैया हाथ पाँव है, करो, किसी चीज़ का दुकान करो, कोई भी व्यापार करो, ठीक है? व्यापार, दुनिया भर की सरकार की योजनाएं हैं, लाभ लो। नहीं होता तो घर में सोना बंधक रख करके जो लाखों करोड़ों रुपए तुम लगा देते हो पढ़ने में, ठीक है, तैयारी करने में, जनरल कंपटीशन में सीखते क्या हो तुम? वो स्किल है। जनरल कंपटीशन का तैयारी स्किल होता है? नहीं होता है। वो क्या होता है ये मुझे बताइए। हाँ, 4 लोगों ने क्या किया उसके बारे में जानना, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखना, थोड़ा इंग्लिश का ग्रामर देखना, क्या ये ज्ञान है? ज्ञान तो स्किल होता है ना भाई, किसी चीज़ में लगो ना। टीवी रिकॉर्डिंग, टीवी ठीक करना सीखो, नहीं होता एसी ठीक करना सीखो। अब देखो तुम्हारे घर में एसी आएगा, ठीक करने के लिए कितने पैसे लेकर के जाता है, कौन है वो, और डेली का उनका इनकम देखिए, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ का लड़का करेगा? नहीं करेगा। वाइट कॉलर जॉब चाहिए, ठीक है? क्यों जॉब चाहिए भाई? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार है जो आपको स्वरोजगार में योगदान दी, और उन्हें वोट कीजिए। तो कुल मिला के बिहार में अगर सरकार इंडस्ट्री नहीं लगा पा रही है, नहीं कुछ कर पा रही है, तो व्यक्ति अपने आप को स्वरोजगार की तरफ मूव करे, इसी से बिहार का विकास हो सकता है। मिथिला की संस्कृति बहुत अपने आप में, अभी माननीय जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उन्होंने एक कार्यक्रम में भी बखान किया है कि मिथिला की जो संस्कृति है, परंपरा है, पुरातन रहा है बहुत। तो अभी वर्तमान में मैथिली भाषा को लेकर आपने बताया है कि मैथिली भाषा है हमारा, इसके आधार पे हम राज्य ले सकते हैं, और अभी तक सरकार ने उसको द्वितीय भाषा में
घोषित नहीं किया है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में, सॉरी, हाँ, प्राथमिक शिक्षा में नहीं दिया उसको। शिक्षा नहीं दिया, द्वितीय भाषा नहीं है, द्वितीय भाषा नहीं है, द्वितीय भाषा उर्दू है। उर्दू है। ठीक है। मेरा सवाल यही रहता है हमेशा सवाल। कितने बचे? जी, ठीक है, उर्दू फिर भी है, सरकार ने उर्दू उर्दू दे रखा है। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है आज ही से। आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और आज ही बिहार दिवस भी है और आज ही से आईपीएल भी शुरू होने वाला है। और सोशल मीडिया के माध्यम से और इससे पहले भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, और कई भाषाओं में आईपीएल का कमेंटेटर होता है जो आप सुन रहे होंगे। लोगों का इच्छा शक्ति या तो मर गया है, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर, कि लोग अपने भाषा के लिए आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं, कि आज मैथिली में जो मैच का प्रसारण होगा वो नहीं हो पा रहा है, भोजपुरी में हो रहा है, कई ऐसे भाषाएं हैं जिसमें हो रहा है, लेकिन मैथिली अष्टम अनुसूची में रहने के बाद भी अगर मैच का प्रसारण मैथिली में नहीं हो रहा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो जवाब दूंगा वो जवाब हो सकता है बहुत लोगों को ख़राब लगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान जवाब है इसका कि ये पॉडकास्ट मैथिली में शूट क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि तुम भी मैथिल, हम भी मैथिल, आप भी मैथिल, हम भी मैथिल। बताइए, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉडकास्ट मैथिली में शूट होगा तो उसकी रीच नहीं जाएगी, ठीक है। तो बड़े टीवी वाले को भी पता है भाई, ठीक है, कि उसकी रीच नहीं जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आता है क्या, संस्कृति। आप उसी संस्कृति को अपना सकते हो जो संस्कृति आपको भोजन देगा, ठीक है। नौकरी करोगे गुड़गांव में, भाषा तुमको मैथिली बोलनी है, ठीक है, तो भाई कान पकड़ के भगाएगा नहीं कंपनी वाला तुमको, बोलना कि भागो यहाँ से भाई, तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे लगो, जाओ मैथिली में भाषा। इसीलिए राज्य चाहिए, राज्य बचाओ, भाषा अपने आप बच जाएगा। अरे पहले लोगों को रखो तो वहाँ लोग रहेंगे, तब तो लोग रहेगा अमेरिका जाकर के तो इंग्लिश सीखेगा ना भाई, लोग रहेगा गुड़गांव जाके तो हरियाणवी सीखेगा, लोग दिल्ली में रहेगा हिंदी सीखेगा। कहाँ बात कर रहे हो? हम और आप जब आए यहाँ पे पॉडकास्ट से पहले तो किस चीज़ में बात कर रहे थे? मैथिली में बात कर रहे थे ना। यहाँ किस चीज़ में बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ को ही नहीं पकड़ पाते हैं। जब तक राज्य नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाषा तो छोड़ो, संस्कृति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हो ही रही है। दरभंगा में डांडिया देख रहे हो, गुजरात से आया, हो रहा है ना। तो किया किसी ने उसका विरोध नहीं किया, होना भी नहीं चाहिए। वो अपने संस्कृति को फैला रहे, तुम भी फैलाओ, तुम भी फैलाओ। हम तो कहते हैं कि गुजरात में हमारा झिझिया क्यों नहीं होता है? गुजरात में जो मैथिल रहते हैं वो झिझिया करे प्रोग्राम। हम कहते हैं 10 दिन, नवरात्रा के 10 दिन झिझिया प्रोग्राम होना चाहिए गुजरात में, ताकि गुजराती को लगे कि भाई तुम्हारा डांडिया अगर दरभंगा मधुबनी पहुंचा तो उनका झिझिया भी पहुंचा। और हमारा छठ देखिए आज पहुंचा ना हर जगह, ठीक है। तो वो होता है ताकत, ठीक है। किसी चीज़ के प्रति आस्था स्नेह कितना है। भाषा के प्रति आस्था स्नेह नहीं है, क्योंकि संस्कृति तुमको, भाषा वो पेमेंट नहीं करती है, ठीक है। तुमको इंग्लिश पेमेंट कर रही है, हिंदी पेमेंट कर रही है, तुम ये बोल रहे हो। मम्मी से बात करके दिखाओ हिंदी में, तब समझ में आएगा। मम्मी से, पापा से बात करके दिखाओ, भाई से बात करके दिखाओ, लोग बोलेगा अभी, ठीक है। वाइफ से बात करके दिखाओ, ठीक है, अगर गाँव की वाइफ हैं तो। अभी 2 मिनट शहरी अगर किसी लड़की से शादी कर लिया तो फिर बात ही अलग, ठीक। ये बात है, आपको लगाव होना चाहिए राज्य के प्रति। एक बार राज्य मिलेगा सब कुछ मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि राज्य अगर मिल जाता है तो वहाँ पे भाषा, संस्कृति, सभ्यता जो भी है वो मजबूत हो सकता है, मजबूत हो सकता है। अब हम एक सवाल आपसे करेंगे कि आपने जितनी सारी चीज़ें कही है उसमें कुल मिला करके है कि प्रशासनिक और शासन और प्रशासन का दोष है, जिसमें बिहार चाहे मिथिला दोनों क्षेत्र विकास नहीं हुआ। अगर रोशन चौधरी जी इतना संघर्ष किए हैं और उनको एक दिन के लिए बिहार का अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो बिहार के लिए क्या डिसीजन लेंगे और मिथिला के लिए क्या डिसीजन लेंगे? सबसे पहला डिसीजन तो ये लूँगा भाई कि मैं एक दिन का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। ये क्या बात हुआ, नायक फिल्म चल रहा है क्या कि एक दिन का मुख्यमंत्री बना देंगे? ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री रातों रात कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ को समझिए। रातों रात क्या, उनको 2 महीने, 5 महीने, 1 साल का समय दो ना, कुछ नहीं होगा सर। ये विज़न डॉक्यूमेंट्री कोई एक दिन का चीज़ नहीं होता है, ठीक है। वो देखना पड़ता है, जाना पड़ता है, वाइवल रिपोर्ट निकालना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है। पॉलिसी मेकिंग एसी रूम में बैठ करके थोड़ी होता। तब तुम क्या बनाओगे? तब बनाओगे 7 निश्चय। और 7 निश्चय में किसके यहाँ नल लगाएगा? जिसके साला चारों तरफ पोखर तालाब है, ठीक है, जिसके घर पे 4 चापाकल गड़ा हुआ, उस पर तुम नल लगा कर क्या करोगे उस नल का? ये मुझे बताओ। हाँ, साला हम परेशान रहते हैं खरपतवार से, तुम हरियाली बढ़ाओगे 7 निश्चय में। तो ये कब होता है पता है? जब एसी वाले कमरे में 2-4 नेता प्रॉपर पैक के साथ बैठते हैं और बनाते हैं पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी ऐसे नहीं बनता। पब्लिक पॉलिसी बनता है कैसे पता है? पब्लिक के बीच जा करके उनके समस्याओं को निकाला जाता है, ठीक है। आपकी मिथिला की क्या समस्या है? बाढ़ को कैसे खत्म करोगे? सरकार बताए, कोई सरकार क्या योजना है उनके पास में बाढ़ को खत्म करने का? मिथिला में क्या है? बेरोजगारी, नॉन स्किल लड़के बैठे हुए हैं। नॉन स्किल लड़के को स्किल कैसे दोगे?
बेरोजगारी को रोजगार कैसे दोगे? और मैं नहीं बोलता कि तुम सरकारी रोजगार दो, अरे प्राइवेट रोजगार कैसे दोगे? और प्राइवेट में भी नौकरी नहीं बोल रहा हूँ, उनका खुद का व्यापार कैसे शुरुआत होगा? इसकी है कोई योजना सरकार के पास में? नहीं है। जिस दिन ये योजना हो जाएगी वो एक दिन में थोड़ी होगी, एक दिन में तो मैं सेलिब्रेट करने में ही पागल हो जाऊंगा, ओ भाई मैं तो मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है भाई। तो देखो, 5 साल 10 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, इनके पास विजन ऐसा कुछ नहीं रहा। ना विज़न कुछ नहीं है नीतीश कुमार जी के पास में, ये तो मैं शुरुआत से ही बोलते आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये विज़नलेस व्यक्ति हैं। और बिहार के अभी तक जितने भी नेता हैं वो सारे विज़नलेस हैं। ठीक है, और जो अभी तक रहे हैं नेता, अब फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति और आए आकर के उनके पास विज़न हो, उनका काम देखूंगा तो समझ में आएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस पब्लिक कोई अगर रूल बना रहा है, कानून बन रहा है या नियम बन रहे हैं तो वो पब्लिक के बीच से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये बड़ी बात है। हर बार देखते हैं हर चुनाव में बिहार में कहीं ना कहीं नई पार्टियां आती है, नई पार्टियां अपना पार्टी बना करके जो हम बिहार को ये कर देंगे, हम बदल देंगे। पिछली बार हमने देखा कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे लोगों का कि हमारे पास विजन है, हमारे पास ये है, लेकिन लोग उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एक जनसुराज जो प्रशांत किशोर हैं, जो पहले मतलब राजनीतिक क्या बोलते हैं उसको, सलाहकार थे, लेकिन अभी वो बिहार को बदलने चले हैं। वेल डन, बहुत अच्छे इंसान है। तो मेरी इस 2 बार पे आपका मुलाकात क्या हुई है विचार इनसे, रहेगा? काफ़ी चीज़ों पे चर्चा भी हुआ। ठीक है, देखो मेरा तो एक ही शुभकामना रहेगा कि वो बेहतर करे, उनके पास में योजना भी है। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बोला हूँ कि जब तक वो कर नहीं पाते हैं, कुछ करेंगे नहीं, तब तक तो मैं अभी बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, तो बातें तो सारे सरकार आकर के बोलती है, तुम ही बोले हो कि आप ही बोले हैं कि मोदी जी आए थे 1 लाख करोड़ रुपए बांट के गए थे, हमारे यहाँ मिला कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास योजना है, उस योजना पे काम करे तो बेहतर है, बहुत ही बहुत स्वागत होना चाहिए उनका। ठीक है, और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो बिहार में हेलीकॉप्टर से अगर आप आकर के चाहोगे कि सब कुछ कर लें, तो हेलीकॉप्टर भी उन्हीं को शोभा देता है जो वास्तव में जिनके दादा पुरखे वहाँ पे मेहनत किए हुए हैं। वो हेलीकॉप्टर से आते हैं तो लोग वीर भी जम जाता है। ठीक है, ये बातें हैं। तो आप मेहनत कीजिए 5 साल 10 साल 15 साल, और फ्रंट फुट में खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया हम किसी के पीछे आकर के खेलेंगे, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी भी अगर फ्रंट फुट में आकर के खेलेंगे तो एक्सेप्टेंस मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक गैर राजनीतिक संगठन है और अभी वर्तमान में पार्टी की बात हो रही है, तो उसी का विंग मिथिलावादी पार्टी भी है। तो आप प्रशांत किशोर और मिथिलावादी पार्टी, इस दोनों को किस नज़र से देखते हैं? दोनों के अलग अलग मुद्दाएं हैं। ठीक है, मिथिलावादी पार्टी का जो मुद्दा है वो हमारी मुद्दा है, हमारे मिथिला की मुद्दा है। ठीक है, उनका जो मुद्दा वो समग्र बिहार की मुद्दा पे चल रहे हैं। हमारा तो दोनों का सोच ही अलग है। हम क्षेत्र की बात करते हैं, वो समग्र बिहार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना सक्सेस होंगे, हम कितना सक्सेस होंगे, वो अलग अलग बातें हैं। हमारी मुद्दाएं अलग हैं, समस्याएं अलग। वो हमारे समस्या पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो हमारी समस्या पे बोलने के लिए तैयार होंगे उस दिन एक्सेप्टेंस मिलेगा मिथिला में उनको। ठीक है, तो ये बातें हैं। रही बात घूमना, तो भाई 1 लाख आदमी किसी क्षेत्र में है तो जरूरी थोड़ी है कि सारा मिथिलावादी पार्टी से ही जुड़ जाएगा। बीजेपी में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा, अन्य अन्य पार्टी में भी जाएंगे, मिथिलावादी पार्टी में भी आएगा। तो ये है, हमारी सोच अलग है, हमारी समस्याएं अलग है। हम अपनी सोच अपनी समस्या अपने विज़न पे काम कर रहे हैं, वो अपनी सोच समस्या विज़न पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी उनकी कोई तालमेल नहीं है। जब तालमेल कभी ऐसा बनेगा, ठीक है, वो हमारे मुद्दे पे हमारा कंडीशन नहीं होगा, कंडीशन उनका नहीं होगा, कंडीशन हमारा होगा कि हमारे क्षेत्र के मुद्दा को अगर आप उठाते हो जो हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है तो आपका स्वागत है। इस तरीके की बात। 20 साल का मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार का राज, और एटलीस्ट 15 या 20 साल लालू जी भी राज किए। दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं? दोनों को किस नज़र से देखेंगे? दोनों अगर 1 और 2 रखना हो तो नीतीश कुमार जी को मैं 1 रैंक दूंगा। ठीक है, इस दोनों में ही। और वो तो सर क्या ही है, उनके बारे में क्या ही बात करना, उनके बारे में बात करना ही बेवकूफ़ी है। अभी जो लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, उन्होंने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे, उस पे भी आपका कुछ विचार हो? वो मैंने सुना नहीं क्या था। जगन्नाथ मिश्र जी के बारे में वो बोलते हैं कि हर बार हमारे पिताजी को चारा चोर बोला जाता है। तो भाई चारा चोरी किए तो बोला जाता है। ठीक है, उनको तो कोर्ट ने कंडेम किया है, कोई ऐसा तो जगन्नाथ मिश्रा जी को भी करना चाहिए कोर्ट को। ठीक है, अब वो भी अगर जेल जाते, ठीक है, गए ही हैं, ठीक है, तो उनको भी लोग बोलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों अगर मिल करके किए तो दोनों को बोला जाएगा। अगर सिंगल वो किए हैं, अब कोर्ट ने उनको बोला है कि भाई तुम जेल में रहोगे, तो लोग उनको बोल रहा है।
ठीक है, ये तो उनको सोचना चाहिए। वो तो बेचारा डिफेंस करे, डिफेंस करना ही नहीं चाहिए इस चीज़ में। ठीक है भैया, जो गलती आपने किया उस गलती का सजा भुगत लिए, पश्चाताप कीजिए। डिफेंस क्या कर रहे हैं? अभी इनको पश्चाताप करना चाहिए कि जो मेरे पिताजी की से गलती हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को ढकने का प्रयास करते हैं। ढकेंगे ये मुझे बताइए? जब आपको कोर्ट ने उजागर कर दिया चारों तरफ, तो बोल दो कि भाई न्यायालय गलत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब गलत है आपके हिसाब से। इसका तो मतलब यही हुआ। वो एक तरफ क्या बोलते हैं कि भैया ये ख़त्म हो रहा है, क्या नाम है, लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। तो भैया लोकतंत्र तो तुम ही ख़त्म कर रहे हो। ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि भाई हमारे पिताजी ने नहीं किया, नहीं किया तो कोर्ट गलत है, इसका मतलब सारे सबूत खिलाफ में गए थे तभी तो पकड़े गए। ठीक है, आपको पश्चाताप करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगा, हमारी पार्टी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। लोग का ज़्यादा विश्वास आएगा, सिंपैथी भी आएगा कि सामने वाला इस चीज़ को मान रहा है कि इनसे गलती हुई, और गलती किसी से भी हो सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। हमने अभी तक कई सारे बातें करी, मिथिला की बात करी, बिहार की बात करी, और हम जब मिथिला की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखता है कि मिथिला दरभंगा और मधुबनी में सीमित रह गया है। कुछ सहरसा का हिस्सा है जिस पे लोग मिथिला के लिए मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। और शुरुआती दौर में संगठन के साथ जब हम लोग काम करते थे, अभी भी संगठन से हैं, दिल में है, दिल में संगठन बसता है। अब मैथिली मिथिला तो दिल में है ही। तो इस पे क्या आपका राय रहेगा कि दरभंगा मधुबनी से और सहरसा से मिथिला को बाहर निकाला जाए? मिथिला मीन्स मैथिली आंदोलन को, उसको बाहर निकाला जाए। इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैथिल समाज को? देखिए होता क्या है, दरभंगा मधुबनी का कोई अगर लड़का आंदोलन कर रहा है, कोई युवा आंदोलन कर रहा है, और उसको आप बोलोगे कि भाई तुम सहरसा में जाकर के आंदोलन करो, कटिहार में जाकर के आंदोलन करो, तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि वो फिर वहाँ से उतना मूव करना पड़ता है उसको। तो मेरा इसमें अलग मानना है। मेरा मानना है कि कटिहार का नौजवान क्यों नहीं तैयार हो रहा है। ठीक है, यानी बेसिक गलती है, बेसिक गलती है। तो बेसिक को ठीक करने के लिए दरभंगा मधुबनी के लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, कि बेसिक ठीक करो, और हमने किया है। हमने, आपने देखा होगा मेरे अध्यक्षता में हम उस टाइम तो काफ़ी हम मुखर होकर के काम कर रहे थे। ठीक है, हमने कटिहार में टीम बनाया, बेगूसराय में हमारी टीम थी। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, हर जगह टीम थी, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मिथिला आंदोलन में वहाँ के युवाओं को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ के युवा अगर एक्टिव हो जाएंगे तो फिर क्या जरूरी है दरभंगा वाला जाएगा कटिहार, दरभंगा वाला तुम दरभंगा में रहो, मधुबनी वाला मधुबनी में रहो, कटिहार वाला कटिहार में रहेगा, है ना, बेगूसराय वाला बेगूसराय में रहेगा। दिल में सबका है। ठीक है, वही बात है कि जब कुछ नेतृत्वकर्ता आते हैं तो फिर वो नेतृत्व को फैलाते हैं। ठीक है, और फैलाने से उसका फिर उजागर होता है। उजागर चीज़ें होगी तो फिर आवाज़ें भी बुलंद होगी, आवाज़ बुलंद होगा, सरकार सुनेंगी। अभी हमने आपके लिए फेसबुक के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस जो है सो तैयार किया था। लोगों से हमने राय जाना था कि आपके बारे में आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक जाति मीन्स ब्राह्मण ही क्यों चुना जाता है बार बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब खोखला बयान है। मैं तो बोलता हूँ मिथिलावादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो यादव जी थे हमारे। ठीक है, हुकुमदेव यादव जी, नाम आपने जानता होगा। तो बात यह है कि आप में वो मुखरता होना चाहिए आने के लिए। ठीक है, अगर आप में मुखरता है तो आइए, अभी चुनाव होगा, फिर से अध्यक्ष का बन जाइए अध्यक्ष, कौन रोक रहा है। ठीक है, आप दिखाओगे नहीं, सिर्फ लिखोगे, ऐसा थोड़ी चलता भाई। तुम आओ ना, तुम बनो ना। ठीक है, हम कहाँ बोलने की नहीं बने, पूरा कार्यकारिणी उठा करके देख ली, कार्यकारिणी में सारे जात के लोग मिल जाएंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन में कोई जात है ही नहीं। ठीक है, हमने आज तक कभी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। ठीक है, जो मुझे जानते हैं वो ये समझते होंगे कि सही बात है, ये जात फॉलो नहीं करता। हम तो साथ साथ खाए हैं, बैठे हैं, घूमे हैं, टहले हैं, संघर्ष किए हैं। ठीक है, ये बिना मतलब का चीज़ है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन का होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सदस्य मिल के चुन लेते हैं। नेतृत्व को ऐसे ही चुना जाता है, सच्चाई यही है। आप संगठन चला रहे हो, कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, जो आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, प्रधानमंत्री बनने में वोटिंग होती है। ठीक है, और उस वोटिंग से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, ठीक है, वो भी 500-600 ही होते हैं। वही 500-600 मिल करके किसी प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो आप बोल सकते हो कि भाई इतना बड़ा 140 करोड़ लोग, ठीक है, उसमें से सिर्फ 500-600 लोग चुने थे हमारे प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रधानमंत्री चुना रहा, कोई अध्यक्ष चुना नेतृत्वकर्ता चुनते हैं इसको। बनाएगा। ठीक है, वो अगर इतना भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मत ले आओ चीज़ों को कि चीज़ ही ख़त्म हो जाए।
एक सवाल है आपके लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनियन गैर राजनीतिक संगठन था, अब यूनियन के लोग पार्टी बना करके मिथिला की बात करते हैं, मिथिला के विकास की बात करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब क्या यूनियन क्या बोलता है ये मुझे बताइए। यूनियन बोलता है क्षेत्र और छात्र का विकास। हम बोलते विकास कैसे करोगे? अपने घर से अनाज ला करके राजनीति करोगे ना, तभी तो अनाज आएगा। कैसे करेंगे बताइए, आप ही बताइए। आप एक अभी जनरल पब्लिक हो, बताओ मुझे कैसे करोगे विकास? अरे भैया यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। मैथिल आना ही नहीं चाहता राजनीति में। क्यों नहीं आना चाहते भाई? अपने आप को कमज़ोर समझता है। अरे भैया मेरे से नहीं होगा राजनीति। अरे होगा भैया, इसीलिए तो तुम्हारे कोई कोई बन जाता, गोबर गणेश सब बन जाता है सांसद। तुम आओ तो भाई बाहर, क्यों नहीं आओगे? और रही बात मिथिला स्टूडेंट यूनियन गैर राजनीतिक संगठन है। मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। अब संगठन क्या होता है ये बताओ? गैर राजनीतिक ही होता है। वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ी रजिस्टर्ड है। मिथिलावादी पार्टी पॉलिटिकल है। और रही बात व्यक्ति, तो व्यक्ति जाएगा ना, स्टेप होता है ना। आपको कुछ करना है, जैसे अब छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी नांगोगे ना, कि पहली सीढ़ी बुरा मान जाएगा ना, भैया हमको तो छोड़ के चले गए। ऐसा थोड़ी होता भाई। छत पे चढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। वो सीढ़ी को धन्यवाद दीजिए आप, ठीक है। बढ़िया है जो आज लड़के निकाल रहे हैं, जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, ठीक है। जीतेंगे, भविष्य के नेता बनेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन तो माँ है सबकी, ठीक है, और माँ का कदर करना चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि आपके अनुसार संगठन से जो व्यक्ति तैयार हो रहा है वो राजनीति में आए और समाज में समाज के लिए लड़े और मिथिला के लिए लड़े और एक स्वच्छ राजनीति का शुरुआत करें। एक सवाल था कि भैया से पूछिएगा कि भैया का शादी लव मैरिज हुआ है या अरेंज मैरिज? भाई अरेंज मैरिज हुआ है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से होता है अरेंज मैरिज, वैसे ही हुआ है। कोई लव मैरिज नहीं है। और लव के समय में तो थे मिथिला राज्य में लगा हुआ, ठीक है। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन में लगा हुआ था। कहाँ से होता है ये सब चीज़ें? मतलब सामाजिक जीवन में थे तो वो संभव है। क्या मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो पैरेलल में पार्टी है, मिथिलावादी पार्टी, आने वाले 2025 के चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? ये किसी ने सवाल पूछा है। मैंने बोल दिया पहले ही, ठीक है। जो पार्टी हमारे कंडीशन पे, हमारे समस्या पे हमारे साथ आने का कोशिश करेंगे उनका स्वागत है, ठीक है। अगर आप हमारे कंडीशन के साथ नहीं आओगे तो भाई फिर हाथ जोड़ना दूर से ही, ठीक है। फिर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको नहीं साथ देना है तो आपको नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। कोई बात नहीं, मत दीजिए साथ। हमने आपके इंट्रोडक्शन में और अभी तक जो बातें करी है रोशन चौधरी, क्योंकि आपका जो आप सरनेम है वो चौधरी है। लेकिन सोशल मीडिया पे आपका सरनेम जो है मैथिल है। और एक मित्र का सवाल था कि रोशन मैथिल जी, ये मैथिल क्यों लगाते हैं अपने सरनेम में? और उसके पैरेलली एक सब क्वेश्चंस था कि ये सरनेम कब हटाएंगे? देखो, सरनेम मैथिल, मिथिला से हूँ तो मैथिल लगाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ से होते हैं उस क्षेत्र को मान सम्मान देने के लिए, उस क्षेत्र को मान सम्मान। मैं देखो होता क्या है, आप चौधरी, अगर मैं चौधरी हूँ, ठीक है, आप सिंह हैं, तो आप चौधरी और सिंह क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके पिताजी ने वो दिया, आपके परिवार का वो शान है, ठीक है। मेरा शान मिथिला है, तो मैं अपने आप को मैथिल लगाता हूँ, ठीक है। और ये हमेशा रहेगा, कभी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोशन जी। दोस्तों, हमारे साथ रोशन चौधरी जी थे। बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवाल का जवाब दिया। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा है कि अगर समाज को और क्षेत्र के विकास के लिए युवा आगे आ जाए और अपने क्षेत्र के विकास की बात करे, एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करे, या किसी भी संगठन में है आप, किसी भी पार्टी में है, लेकिन क्षेत्र के विकास की बात करेंगे तो आपका समाज बदलेगा, आपका क्षेत्र बदलेगा। और जो बिहार की बातें और मिथिला की बातें थी, तो मिथिला का और बिहार का एक अलग पहचान है। बिहार अपने अस्तित्व में 115 साल पहले आया है और मिथिला का इतिहास जो है बहुत ही पुराना रहा है। आप कभी भी मिथिला के बारे में पढ़ें और जानें, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिथिला के बारे में बताया भी है। तो इसलिए बिहार को और मिथिला को ऐसा नहीं है कि अगर ये मिथिला, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मैथिल अगर मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो इससे बिहार को कहीं घाटा है या बिहार को कोई घाटा है, इससे कोई घाटा नहीं है। क्योंकि मैथिली मिथिला राज्य जो है उस पर मुखर होकर बोलने की ज़रूरत इसलिए है कि मैथिली एक भाषा है जो अष्टम सूची में है, और मिथिला की जो संस्कृति और सभ्यता है उसका एक अलग ही पहचान है। तो किसी भी क्षेत्र का पहचान तब मिलता है जब उसके विकास के लिए उसका राज्य का गठन होता है।
तो बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवाल का उत्तर दिया, और कुछ सवाल आप लोगों ने भी पूछा था उसका भी उन्होंने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। आप सभी से निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को जहाँ भी देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे 10 सोशल स्कूप जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। और आगे भी हम ऐसे ही बिहार से जुड़े, मिथिला से जुड़े, भारत से जुड़े लोगों को हम आमंत्रित करते रहेंगे जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आप अगर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को तो। मेरा यही कहना है कि अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वास्तव में काम कीजिए, दिखावा से बचिए, क्योंकि वास्तव में काम करेंगे तो वो आपको मिलेगा, उसका अटेंशन मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से अटेंशन मिलेगा, और उस क्षेत्र का भी कुछ विकास होगा। ठीक है, दिखावे से बचना है, जो करना है तरीके से करना है, मेहनत से करना है, मन से करना है। ठीक है, मन से कीजिए और रोज़गार की तरफ ध्यान दीजिए। नौकरी में कुछ नहीं रखा है, चाहे वो सरकार का नौकरी हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति का नौकरी हो। ठीक है, अपना रोज़गार करो यार, कुछ भी करो, अपना रोज़गार करो, आप खुशी रहोगे, हैप्पी रहोगे, और मैं गारंटी बोलता हूँ 1 साल के अंदर आप इतना अर्न करने लगोगे जो नौकरी वाला आपको कभी नहीं देगा। तो नौकरी छोड़िए और रोज़गार को अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप, जय बहुत बहुत धन्यवाद।